Greetings for the day. Myself, Professor Nivya Mehta, and I welcome you to Navkar Digital Institute, India's only virtual platform for CA, CS, CPA, and other international courses coaching. आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिविजन, ऐसा रिविजन जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के कुछ घंटों पहले कि आपको किन किन चीज़ों को एक स्वैप के अंदर देखना है और उनको रिवाइज करना है। आज जो सब्जेक्ट हम करने वाले हैं वो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट BCR, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 2 पार्ट B। उसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज कम्युनिकेशन से। What is communication? Communication is nothing but exchange of ideas, exchange of information. ऐसी information जो ट्रांसफ़र होती है from one person to another. अच्छा, कितने लोग होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में? 2 लोग। कौन कौन? सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को ड्राफ्ट करके भेजता है। रिसीवर कौन होता है? वो जो मैसेज को रिसीव करता है। सो हु आर द 2 पीपल? सेंडर एंड द रिसीवर। सो टू स्टार्ट विथ, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। इट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। याद रखना, ICAI की कोई भी एग्जाम में कम्युनिकेशन के चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको पहली लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है, किसका? कम्युनिकेशन का। उसके बाद में आपको क्या स्टार्ट करना है? आपका आंसर जो भी आपको पूछा है वो। चलिए, तो हमारा पहला हो गया कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, दैट इट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। नंबर 2, द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ICAI के एग्जाम में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आएंगे। पहला आपको आएगा, या तो आपको बोलेंगे पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करो, या आपको कहेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, किसका? स्टेप्स का। सो हियर वी आर मेकिंग अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है सेंडर। What does the sender do? The sender basically drafts a message. Sender एक message draft करते हैं। Then what does the sender does? The sender sends it to a channel. What is the channel? जिस तरह से आपको communication करना है, you want to send it through a email or you want to send it through WhatsApp, और आपको उसको orally बोलना है, जिस तरीके से आपको बोलना है वो channel के अंदर आएगा। The channel then sends it to the receiver. Receiver यहाँ पे कौन है? The person who receives the message. Then receiver message को क्या करता है? डिकोड करता है। डिकोड का मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में समझता है। Then receiver sends it to the sender. फीडबैक भेजेगा। फीडबैक किसके थ्रू भेजेगा? चैनल के थ्रू भेजेगा। And then the channel sends it to the sender again. So sender और मैसेज के बीच में आता है the concept of encoding. चैनल में हमेशा नॉइज होगा। It is decoding. अब आपको सिंपल एग्जामिनेशन के अंदर ये डायग्राम बनाकर आना है और इस डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स उनको आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स के। यस, 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। वन विच इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द अदर विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड अलग है और स्ट्रक्चर अलग है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन से टाइप्स के अंदर? नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट on the basis of mode or means
एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड एंड मीन्स, मोड और मीन्स के हिसाब से दो तरीके के कम्युनिकेशन हैं। कौन कौन से कम्युनिकेशन हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल। एंड जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो भी दो तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मोड आप एक और ऐड कर सकते हो, विच इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल भी आप ऐड कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड, वर्बल, विजुअल, नॉन वर्बल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। So verbal communication is any kind of a communication which uses words to express yourself, which uses words in the form of oral and words in the form of written. So it is again of two types, oral and written. Oral आपको already पता है, face to face discussion हो गया। Then जब आप फिजिकल क्लासरूम में आओगे नवकार की, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ये सब किस में कवर होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ऐसे राइटिंग हो गया, ईमेल्स हो गए, देन मेमो हो गया, ये सब किस में आता है? रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सो रिटन and oral are both part of verbal communication. Next, if we talk about non-verbal, non-verbal is nothing but when you do not use any kind of words, whether oral or written, to express yourself, is known as non-verbal communication. Communication ज़रूरी नहीं है सिर्फ शब्दों से हो या सिर्फ बोलकर हो। हर वो communication जो हम आँखों से करते हैं, अपने gestures से करते हैं, अपने action से करते हैं, अपने emotion से करते हैं, that is known as non-verbal communication. For example, you're not in a good mood, so anybody can, by seeing your face, can make out that your mood is not good. तो आपका चेहरा आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि आपका मूड कैसा है, आपका दिन कैसा रहा, you are tired, you are happy, you are cheerful. That is non-verbal communication. Even not saying anything is also a communication. कुछ ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नेवरदलेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा बारी पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू पे मोर इम्पॉर्टेंस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, then it includes paralanguage, अच्छा पैरालैंग्वेज होती क्या है? आप किस तरीके से अपने टोन को यूज करते, दैट इज पैरालैंग्वेज। देन एस्थेटिक कम्युनिकेशन, डांस फॉर्म हो गया, म्यूजिक हो गया, उससे भी आप काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करते हो। हाउ यू ड्रेस, आप कैसे ड्रेस करते हो, आप कैसे दिखते हो, दैट ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट यू। लास्ट वन इज सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? स्टेटस सिंबल, रिलीजियस सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि किसी के गाड़ी के पीछे ओम बना हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये इन भगवान को मानते हैं। दीज आर रिलीजियस सिम्बल्स विच स्पीक अ लॉट अबाउट यू। कुछ कहे बिना भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। सो दिस वॉज नॉन वर्बल which includes physical movement, which includes paralanguage, aesthetic communication, appearance and symbol. फिर आता है हमारा on the basis of structure.
स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, कैसी हमारी हायरार्की है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच इज बिटवीन एनी person who belongs to an organization and is under a chain of command. For example, any relationship between a superior and a subordinate is formal. But informal communication exist करता है जहाँ पर फॉर्मल होगा, क्योंकि आप मेरा सीनियर किसी को भी बना सकते हो क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी है, बट मैं किसके साथ में पर्सनल रिलेशन रखूं वो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ फोर्स्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वॉलंटरी कम्युनिकेशन। आई कैन हैव अ गुड टर्म विद एनीबडी इन नफकार, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, बट इफ यू विल फोर्स मी टू डू दैट आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Now, moving on, the next part is visual communication. Visual communication क्या होता है? Photos, diagrams, चार्ट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, बिकॉज ह्यूमन आइज आर ऑलवेज आई कैंडी। हम वो चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं जो हम देखते हैं रादर देन जो हम सुनते हैं। कंपेयर करो अपने आप को 3 इडियट्स या फिर 2 स्टेट्स, अगर आपने मूवी देखी होगी आपका दिमाग मूवी के कैरेक्टर्स को ज़्यादा याद रखेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉवल कैरेक्टर्स, बिकॉज नॉवल आपने रीड करी है, मूवी आपने पूरी देखी, तो एक एक जो सीन है वो आपके दिमाग में याद रह जाता है। दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो दिस वाज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट which we are going to discuss is the networks of communication. कम्युनिकेशन में बहुत सारे नेटवर्क का मतलब होता है द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं। इन टोटल हमारे सिलेबस में 5 तरीके के नेटवर्क्स हैं जो हमें याद रखने हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नेटवर्क। अच्छा, इनमें आपको आप इनका डायग्राम भी याद रखना है और इनमें आपको इनका थ्योरी भी याद करके जाना है। चलिए, विल क्विकली स्टार्ट विद ऑल ऑफ देम। नंबर 1 इज वर्टिकल नेटवर्क। जब हम बात करते हैं वर्टिकल नेटवर्क की, वर्टिकल नेटवर्क इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। सबसे टॉप पर होते हैं सुपीरियर और उनके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सो सुपीरियर क्या देंगे? ऑर्डर्स देंगे, और सबऑर्डिनेट क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। So, any relationship which exists between a superior and a subordinate is known as a vertical network. Vertical network कहाँ पर suitable होता है? जहाँ पे organization बहुत छोटी है और ज़्यादा लोग नहीं हैं. So, the superior can have a one-to-one conversation with the senior. So, number 2 is सर्किट नेटवर्क। अच्छा, सर्किट का मतलब क्या होता है? अ सर्किट। इन सर्किट नेटवर्क यू हैव मिस्टर ए हु इज द सेंडर, ही सेंड्स द मैसेज टू मिस्टर बी हु इज द रिसीवर, हु सेंड्स द feedback to Mr. A. So he is the sender and he is the receiver. आपने देखा होगा कि एक पूरा सर्किट बन चुका है किसका? पूरे के पूरे नेटवर्क का। The third one is a चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के अंदर देयर इज मिस्टर ए जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं?
दो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और फिर इन्हें कहते हैं अलग अलग लोगों को इन्फॉर्म करने। तो बी इन्फॉर्म करते हैं डी को, सी इन्फॉर्म करते हैं ई को, फिर डी किसको इन्फॉर्म करते हैं एफ को, ई किसको इन्फॉर्म करते हैं जी को। सो दिस इज नोन एज अ चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। ये हैं कि अगर सेंडर जो मैसेज दे रहा है वो सही नहीं है या ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, उसने अगर मैसेज गलत भेजा तो पूरा मैसेज नीचे वाले लोगों को भी गलत मिलेगा। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। देन यू हैव अ व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक पर्सन कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं किन से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से और जी से, और जिन जिन से ये कम्युनिकेट करते हैं वो सभी लोग इन रिटर्न इन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं। सो बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ए ने जी को भेजा, जी वापस ए को भेजेंगे, ए ने बी को भेजा, बी वापस ए को भेजेंगे, ए ने सी को भेजा, सी भी ए को भेजेंगे। So there is only one sender who sends the message to all and all reply to the sender. So it is always one to many. एक ही जन सबको भेज रहा है और वो सब उसी को रिप्लाई कर रहे हैं। The last one is the स्टार नेटवर्क। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टार नेटवर्क। क्यों? ए, बी, सी, डी, चलिए, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, ई ने एफ को भेजा, ई ने डी को भेजा, डी ने ए को भेजा। अब ए एफ को भी भेजेंगे, ए ई को भी भेजेंगे, ए डी बी को भेजेंगे, बी ई को भेजेंगे, एफ ए को भेजेंगे। तो अगर आप देखोगे एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग विथ एवरीबडी, सब जने आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो इट इज many to many. All right, next we are going to discuss is the characteristics of communication, कि communication के कितने characteristics हैं। A good communication has almost all good characteristics, like your communication should be clear, your communication should be concrete, it should be complete। आप जो भी communication कर रहे हो वो clear होना चाहिए, concrete होना चाहिए, complete होना चाहिए, concise होना चाहिए, courteous होना चाहिए। जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उससे आपको अदब से बात करनी है, उससे आपको पूरी इज्जत से बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है कि सामने वाला बंदा इतना सा भी ऑफेंडेड फील ना करे। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। जितना इज्जत हम सामने वाले को देंगे उतना ही अच्छे से वो हमारी बात के लिए भी कम्युनिकेट करेगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, it should be concise, it should be concrete, it should be coherent, it should be
complete, it should be courteous, you should always listen for understanding, focus and attention। और लास्ट है आपका emotional awareness and control। So it should be clear, concise, concrete, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब लॉजिकल, जो भी आप बोल रहे हो उसका एक सीक्वेंसिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आप पहले ही लाइन में लिखते हो टर्मिनेशन की बात नहीं, आपको पहले लाइन में लिखनी है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, उसके बाद आप टर्मिनेशन करोगे। तो ये जो सीक्वेंस होता है उसको हम बुलाते हैं कोहेरेंट। इट शुड बी कंप्लीट, पूरा होना चाहिए, कुछ भी लूज एंड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कर्टियस, इट शुड बी पोलाइट, यू शुड ऑलवेज लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप जो सुन रहे हो ना उसको आपको यहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, काम पूरा नहीं करेगा। फोकस एंड अटेंशन, एग्जैक्टली वीडियो मेरा देख रहे हो बट सोच रहे हो क्यूए के बारे में, तो कैसे समझ में आएगा? जो सोच रहे हो, जहाँ सोच रहे हो वहीं पर ही आपको दिमाग को अपने पूरा तरीके से फोकस करना है। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल की बात अगर हम करें तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। आप किस तरीके से अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो व्यक्त, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? क्योंकि याद रखना, जितना ज़्यादा हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे उतने ज़्यादा हम आपस में वीक बनते हैं। दैट इज़ इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। सो दिस वाज योर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब रुकावटें, कि क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं कम्युनिकेशन करते वक्त। सही बात है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तुरंत आपका नेट चला गया, ये बैरियर हुआ कम्युनिकेशन में। आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स में आता है नंबर 1 फिजिकल बैरियर, नॉइज उसके अंदर आ गया, आपके डोर खुलने की आवाज़ आ गई, किसी ने रिंग बजा दी बीच में, दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। कई बारी 90% घरों में मैंने यही प्रॉब्लम देखी है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से लेकिन पीछे क्या चल रहा है, टेलीविज़न, तो वो जो वॉइस आती है दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर है, काम करना किससे पता नहीं, रिपोर्टिंग किससे वो भी पता नहीं है। देन यू हैव अ लैंग्वेज बैरियर। मुझे चाइनीज़ आती है, आपको नहीं आती, तो अगर मैं आपको बोलूँ चाइनीज़ में चिंग चैंग पिंग पैंग, आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि मुझे भी नहीं आती है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। तो मुझे वही लैंग्वेज यूज़ करनी जो मेरे बच्चों को समझ में आती है। मेरे बच्चों को क्या समझ में आती है? हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसके लिए हमारे बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सो लैंग्वेज बैरियर है। देन कल्चरल बैरियर्स, यस, हमारे कल्चर्स अलग अलग है ना, जैसे आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, देयर गुजराती फैमिली, तेलुगु फैमिली, सबके कल्चर अलग अलग होते हैं, बट स्टिल हम इंडियंस हैं तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से ब्लेंड होना है। बट स्टिल जब आप फॉरेन में जाते हो तो वहाँ का कल्चर एकदम अलग ही हो जाता है, तो वो भी कई बारी आपको कम्युनिकेशन करने से रोकता है। दैट इज़ कल्चरल बैरियर्स। देन यू हैव इमोशनल बैरियर, बहुत गुस्से में हो, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, सामने वाले ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, अब ये तो बैरियर ही हुआ ना कम्युनिकेशन में। आपने किस सेंस में बोला, उसने किस सेंस में लिया, अब आप बात ही नहीं कर रहे हो आपस में, इमोशनल बैरियर। ऐसा बहुत बारी हमारे साथ भी होता है। एटीट्यूड बैरियर,
मैं उसका काम क्यों करूँ, वो तो मेरा कोई काम नहीं करता। एटीट्यूड बैरियर, आपने कभी कोशिश ही नहीं करी साथ में काम करने की। परसेप्शन बैरियर, आपने सोच लिया है कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा, ये तो कभी काम करेगा नहीं, लेकिन आप उससे बात तो करके देखो, शायद वो आपकी सोच को बदल दे। देन यू हैव फिजियोलॉजिकल बैरियर, आई साइट कम होना, कान से थोड़ा कम सुनना, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। नेक्स्ट यू हैव टेक्नोलॉजी बैरियर, नेट कम आना, ये सब टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं। एंड लास्टली यू हैव अ जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर का मतलब होता है men and women both have got different ways of thinking, both of them think differently, that is a gender barrier. All right, so with this we finish off chapter number 1 का क्विक रिविजन। 25 मिनट में आपका पूरा चैप्टर 1 का रिविजन हो सकता है और आपको भी उसी टारगेट से लेकर चलना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 इज वोकैब्युलरी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों? 6 मार्क में आता है, बट 1 मार्क के आपको 6 क्वेश्चन जिसमें से पूछेंगे। हर क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर पार्ट ज़रूर इंक्लूड होगा। सो चैप्टर 3 इज योर वोकैब्युलरी। कितनी चीज़ें इसके अंदर? सबसे पहले आते हैं कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस का मतलब होता है वर्ड्स को डिवाइड करना पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर। फॉर एग्जाम्पल होम एंड हाउस। होम क्या है? पॉजिटिव। हाउस क्या है? नेगेटिव। बस आपको एग्जाम में यही करना है। नेक्स्ट आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। Antonyms is opposite words. Synonym is similar words. राइट, याद रखने हैं आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। जैसे डल का सिनोनिम एक्टिव, हॉट का सिनोनिम कोल्ड। नो, ये तो एंटोनिम हो गए। डल का सिनोनिम इज एक्टिव, नो इट्स एंटोनिम। बट सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं, सो डल इज वीक, डल इज वीक। एंटोनिम क्या होगा डल का? एक्टिव। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक अभोर, अभोर का मतलब क्या होता है? किसी को हेट करना। सो व्हेन यू राइट हेट इट इज सिनोनिम, व्हेन यू राइट लव इट इज एंटोनिम। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रूट्स ऑफ वर्ड्स। रूट्स के अंदर आपको क्या करना है? 2 वर्ड को डिवाइड करना है। जैसे पैट्रीसाइड, सो पैट्री प्लस साइड। पैट्री मतलब फादर एंड साइड मतलब किल। सो व्हेन यू किल योर ओन फादर इट इज नोन एज पैट्रीसाइड, दैट इज रूट ऑफ वर्ड। प्रीफिक्स एंड सफिक्स की अगर हम बात करते हैं, प्रीफिक्स कहाँ पर लगते हैं? वर्ड के स्टार्टिंग में। और सफिक्स कहाँ पर लगते हैं? वर्ड के एंड में। कहाँ लगते हैं? वर्ड के एंड में। शब्द जब खत्म हो जाएगा तो क्या लगता है? सफिक्स। और शब्द जब चालू होगा तो क्या लगेगा? प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल एम्बी, तो ambidextrous इज अ प्रीफिक्स। सफिक्स में क्या आ जाएगा? शिप, तो शिप से क्या बना? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट आता है आपके इसके अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। इडियम्स एंड फ्रेजेस आर नथिंग बट मुहावरे और कहावतें। जैसे गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है स्पीकिंग फ्लुएंटली। आर इंग्लिश टीचर हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैब। द ऑडियंस आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर स्पीच। तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी है, वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलती हैं, दैट इज गिफ्ट ऑफ गैब।
अगला आपका आता है टॉपिक कॉलोकेशंस। कुछ शब्दों का इस्तेमाल आप बचपन से लेके अब तक साथ में करते आए हैं, जैसे हैवी रेन्स। Although you can use the word strong, but you'll never use the word strong because it doesn't go well with strong, right? Students teacher meeting, स्टूडेंट्स टीचर मीटिंग आपने सुना है, बट क्या आपने कभी ऐसा सुना है प्रिंसिपल स्टूडेंट मीटिंग? कम सुना होगा, बिकॉज प्रिंसिपल 1-on-1 मीट करते हैं, इसको हम बुलाते हैं कॉलोकेशंस। ऑल राइट, द लास्ट इन दिस लीक इज फ्रेजल वर्ब्स, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक साथ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास आउट। पास आउट का मतलब होता है डाई। ऑल राइट, सो दीज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स। सो क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके? कॉनोटेशंस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, रूट्स ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कॉलोकेशंस। ये सारे आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वी हैव क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 4, that is comprehension passages. Now बच्चा पार्टी, एक बात को याद रखना, चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन आपको आएगा, दैट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन। कौन सा कंपल्सरी क्वेश्चन? एग्जाम में क्वेश्चन 7A जो होगा ना, वो क्या होगा आपका? कॉम्प्रीहेंशन में से कितने मार्क का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ऑल राइट, अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है क्या? आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब द ओनली टिप फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस नवकार स्पायरल से कर सकते हो, मॉड्यूल से कर सकते हो, हमने इतनी सारी एग्जाम्स ली हैं, आप उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वन टिप इज, आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है क्या करने के लिए? रीडिंग क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है? जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, फटाफट से पीछे से जाओ, सेक्शन नंबर B खोलो और क्वेश्चन नंबर 7A करना चालू कर दो। ठीक है, अपने दिमाग में उसको रीड करो, उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लो वहीं पर अपने माइंड में, और जैसे ही आपको आंसर शीट मिले फटाफट से लिखना चालू कर दो। तो इस 15 मिनट का जो यूटिलाइजेशन आपने कर लिया, तो आपका लॉ और BCR का पेपर बच्चों डेफिनेटली कवर हो जाएगा, कंप्लीट होगा। जिन्होंने इस 15 मिनट के टाइम में इतना सा भी टाइम पास किया ना, लॉ में अगर आप पढ़ गए पेपर रीड करने में, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि एक तो उसमें ना तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, बट आपको एटलीस्ट BCR में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या 1-1 मार्क में आपको आने वाले हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव, 5 आएंगे, और 5 क्वेश्चंस आपको, 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे वोकैबुलरी के विद MCQ। तो आप अगर वहाँ सॉल्व कर लेते हो तो आपके 40 में से 10 नंबर तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, और 5 मार्क अगर आप ये पैसेज को रीड कर लेते हो तो। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम कि लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो पेपर रीड करके भी आपको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना आपको BCR का पेपर रीड करने से मिलेगा। सो द ओनली टिप फॉर कॉम्प्रिहेंशन इज दिस। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते वक्त हल्की अंडरलाइनिंग्स आप कर लो, कोई जो टफ वर्ड है उनका मीनिंग आप याद कर लो कि उनका मीनिंग क्या हो सकता है, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या आने वाला है, दैट्स अ सरप्राइज। इवन आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो, सो दैट्स अ जैकपॉट। ईजी आया फुल मार्क्स, टफ आया तो भी फुल मार्क्स। क्यों? इतनी प्रिपरेशन करिए ना आपने नवकार में, इतना आपने अच्छी मेहनत करिए, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, सो रीडिंग द क्वेश्चन दैट इज ओनली फॉर योर चैप्टर नंबर 4। अब आता है अगला चैप्टर 5, नोट मेकिंग।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नोट मेकिंग। वाई? क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्या है, कंपल्सरी। कौन से क्वेश्चन में आएगा? क्वेश्चन नंबर 7B। कितने मार्क का होगा? 5 मार्क्स का होगा। अच्छा, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है ये क्या है? इट्स अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर। आपको अगर नोट मेकिंग का फॉर्मेट अच्छे से याद रहेगा तो ही आप नोट मेकिंग कर पाओगे। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द एंटायर फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। सबसे पहले नोट मेकिंग में आता है सेंटर में टाइटल ऑफ पैसेज, फिर आता है 1 दैट इज हेडिंग। आपको अपने पूरे पैसेज को डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पैसेज डिवाइड करना है इनटू सूटेबल पैराग्राफ्स। तो अगर आपका सपोज 10 लाइंस का पैसेज है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 and 5। ओके, 15 का है तो 3 में डिवाइड कर दो, 1, 2 and 3। तो आपने हेडिंग दी। हेडिंग देने के बाद में आपको देना है 1A, 1B, 1C, 1D। जितने भी सब पॉइंट्स आपको देने उतने आप दे सकते हो। आप 1.1 भी लिख सकते हो, 1.2 भी लिख सकते हो, 1.3 and 1.4। ये सब क्या है? ये हैं सब हेडिंग्स। ये सब क्या है? सब हेडिंग्स। ऑल राइट, देन ऐसे ही एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है? 2 हेडिंग, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D। ये क्या है? सब हेडिंग्स। थर्ड अगेन हेडिंग 3.A, 3.B, 3.C, 3.D। ये भी क्या है? सब हेडिंग्स। ऑल राइट, अब आपको अच्छे से पता है कि आप नोट मेकिंग में क्या यूज़ करते हो, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे ही आप जहाँ जहाँ पर एब्रीवेशंस यूज़ करोगे वहाँ पर आपको क्या बनाना है? एंड ऑफ द नोट मेकिंग में एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखनी है? की बनानी है। की में आपको 2 पार्ट्स बनाने हैं। ए abbreviation 1, 2, 3 and B symbols। सिम्बल्स का मतलब क्या हुआ? @ इंक्रीज, डिक्रीज। तो जितने भी सिम्बल्स आपने यूज़ किए। काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि मैम एब्रीविएशन यूज़ करना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि फॉर्मेट है, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा एब्रीविएशंस। कितने? मिनिमम 4, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। बट ऐसा मत करना कि नोट मेकिंग में आपको एब्रीविएशन करना है। एब्रीविएशन में नोट मेकिंग मत कर देना कि आपने 10-20 लिख दो। 4, 5, 6 इज़ ओके। सिम्बल्स में भी 2-3 सिम्बल्स इज़ ओके। ऑल राइट, बॉक्स बनाना ज़रूरी है, यस। और बॉक्स कहाँ बनेगा? ICI के हिसाब से नीचे ही बनेगा। काफ़ी बच्चे इसको बाजू में बना कर आते हैं, वैसा गलती मत करना। ऑलवेज स्टिक टू द फॉर्मेट, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सही है आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे सही फॉर्मेट के। ठीक है, सो दिस वॉज योर नोट मेकिंग का फॉर्मेट। अब नोट मेकिंग में इसके बाद में आपको क्या बनानी होती है? समरी बनानी होती है। क्योंकि आउट ऑफ 5 आपका जो ये 5 मार्क्स है ना, ये 5 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड है। 3 मार्क्स का नोट आएगा और 2 मार्क्स में क्या आएंगी? आपको समरी आएगी। अगर आप समरी लिखना भूल गए तो आपको 5 में से ऊपर 3 का जो है उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स आपके बिल्कुल कट जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट द समरी। समरी इज़ नथिंग बट शॉर्ट में आपको पूरा जो आपका पैराग्राफ है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, समरी हम कहाँ से बनाएंगे? नोट्स पर से ही आपको समरी बनानी है। 2 तरीके हैं समरी बनाने के। पहला, या तो आप जितने भी
सब हेडिंग्स है ना उनके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाकर समरी बना दो, या आप उनको क्या कर दो विद द हेल्प ऑफ एंड ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज हाउ यू मेक अ समरी. ठीक है. सो नोट मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगेन, क्योंकि 5 मार्क्स का इसका कंपल्सरी वेटेज है और ये आता ही आता है, आप इससे बच नहीं सकते. नेक्स्ट इज चैप्टर 11, दैट इज ईमेल राइटिंग. अगेन अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर. ईमेल का क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में ICAI पूछता है, बिकॉज CA बनने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ईमेल के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई ईमेल चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. अच्छा, ईमेल भी क्या है, एक फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है. आपको इसमें से कोई थ्योरी नहीं आती है, आपको फॉर्मेट ही याद करके जाना है. ईमेल का फॉर्मेट फिक्स है, यू कैन नॉट डेविएट इज आप उससे अलग नहीं हो सकते. सो ईमेल के फॉर्मेट में हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है ईमेल में आपको सब कुछ लेफ्ट से चालू करना है. पहला आता है फ्रॉम, देन आएगा टू, देन इज CC, देन इज BCC, then is subject, then is attachment. ठीक है, ये 6 चीजें आपके ऊपर आएंगी. फ्रॉम में क्या आएगा, सेंडर नेम और ईमेल ID इफ गिवन. अगर ईमेल ID एग्जाम में दे रखा है तो आप ईमेल ID लिख दोगे. अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप सेंडर का नाम लिखकर आ जाओगे. अगर नाम भी नहीं दे रखा है, XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो. अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. 2 में क्या आएगा, रिसीवर का नाम. अगेन ईमेल दे रखा है तो ईमेल, नहीं तो आप क्या लिख दोगे, उसका नाम. CC और BCC आपको ब्लैंक छोड़ना है, सिर्फ आपको हेडिंग्स लिख कर आनी है CC और BCC की. सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई ये ईमेल में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. देन हम क्या लिखेंगे, अटैचमेंट भी आपको ब्लैंक छोड़ना है. ये लिखने के बाद में हमें एक बॉक्स बनाना है. वी हैव टू मेक अ बॉक्स. बॉक्स बनाना मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी है बॉक्स बनाना. आपका पूरा ईमेल बॉक्स के अंदर ही जाएगा. ईमेल की स्टार्टिंग में हम लिखते हैं डियर सर मैम, इसको हम बुलाते हैं सैल्यूटेशन, राइट. देन आपका पूरा ईमेल 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा, जो कि लेफ्ट से आप स्टार्ट करोगे. दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द मेन बॉडी एंड दिस इज द कंक्लूजन. ऑल राइट. फिर आता है आपका लास्ट पार्ट, दैट इज regards, name of sender, designation, company name,
and phone number. Okay, so this is how your entire email will look like. ये फॉर्मेट है ईमेल का, आपको इससे डीरेल बिल्कुल भी नहीं होना. यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग. नेक्स्ट इज चैप्टर 12. That is resume writing. All right, resume is nothing but a curriculum vitae. हमारे बारे में जो बताता है उसको हम बुलाते हैं रेज्यूमे. जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हम क्या लिख कर देते हैं हमारा रेज्यूमे कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमने पढ़ाई कहाँ से करी, एट्सेट्रा. वो कहाँ पर कवर होता है, रेज्यूमे में कवर होता है. अब रेज्यूमे कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ रेज्यूमे फॉर्मेट. ऐसे तो आपके मॉड्यूल के अंदर 3 तरह के रेज्यूमे फॉर्मेट्स हमें दे रखे हैं. पहला है क्रोनोलॉजिकल. अच्छा, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट कब बनता है, जब हम सीवी बना रहे हैं किसी फ्रेशर का जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनके लिए हम क्या बनाएंगे, क्रोनोलॉजिकल सीवी बनाएंगे. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्राफ्ट अ सीवी ऑफ अ पर्सन हु हैज गॉट नो एक्सपीरियंस, हु हैज जस्ट फिनिश्ड एग्जामिनेशन, तो आप कौन सा फॉर्मेट बना कर आओगे, क्रोनोलॉजिकल. नंबर 2 इज फंक्शनल. अगर आपको एग्जाम में बोला ड्राफ्ट अ सीवी ऑफ अ पर्सन जिसके पास में एक्सपीरियंस है, जिसके पास में स्किल है, तो आप क्या बनाकर आओगे, फंक्शनल सीवी बनाकर आओगे. ठीक है, डायरेक्टली शायद ना पूछें आपको. अगर कह दिया ड्राफ्ट अ सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीनियर जर्नलिस्ट. अब बच्चा सीनियर जर्नलिस्ट आप कब बन पाओगे, जब आप ऑलरेडी जूनियर जर्नलिस्ट होगे तब. दैट मीन्स आपके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर होगा. सो उसमें आपको ऑटोमेटिकली क्या बनाना होगा, फंक्शनल रिज्यूमे बनाना होगा. द थर्ड इज कॉम्बिनेशन, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बहुत ही ज़्यादा बड़े रेज्यूमे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाले रेज्यूमे होते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ एक्सपीरियंस एंड स्किल एंड मोर नंबर ऑफ ईयर्स. ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इसके लिए हमें क्या बनाने को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिज्यूमे बनाने को बोलते हैं. सो ये तो हो गए आपके 3 टाइप्स. इनके फॉर्मेट भी अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर्मेट आपको सिर्फ किसका ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल का. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कवर लेटर का. जब भी आप रिज्यूमे भेजोगे, आप रिज्यूमे के ऊपर सबसे पहले क्या लिखोगे, कवर लेटर, और फिर रिज्यूमे आपका आएगा. अ कवर लेटर इज नथिंग बट अ लेटर विच एक्सप्लेन्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोजिशन. क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं, एम्प्लॉयर को, कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपको कौन से डिपार्टमेंट में डालेगा. सो कवर लेटर में आप सिंपल एक पैराग्राफ लिखते हो, देन I have come across this advertisement for the post of dash in your esteemed organization through a newspaper dated dash. तो न्यूज़पेपर से मुझे पता चला, या फ्रेंड्स से, या जहाँ से भी आपको पता चला, एक पैराग्राफ में आप वो लिखने वाले हो. सो कवर लेटर का जो फॉर्मेट है ना, वो सेम है किसके जैसा, लेटर के जैसा. फॉर्मल लेटर, ब्लॉक फॉर्मेट, एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो कवर लेटर फॉर्मेट पहले हम देखते हैं, क्योंकि कवर लेटर आप पहले लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे,
रेज्यूमे अटैच करोगे. तो फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़कर फिर आएगा डेट, एक लाइन छोड़कर फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस. और व्हाट यू कैन डू इज आप यहां पर लिख सकते हो टू द HR मैनेजर जिसको एड्रेस कर रहे हो, एंड देन एड्रेस ऑफ द कंपनी, देन सब्जेक्ट लाइन भी आपकी फिक्स है. एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ डैश, डियर सर, मैम. ठीक है. फिर आपको जो भी लिखना है आप इधर लिख दोगे 3 पैराग्राफ में, और लास्ट में नेम ऑफ एप्लीकेंट. एंड एंड में आप क्या करोगे, एनक्लोजर में रेज्यूमे अटैच कर दोगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ योर एंटायर कवर लेटर विल लुक लाइक. कवर लेटर बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाना. इट शुड नॉट बी लाइक 3 पैराग्राफ में 2-2 लाइन्स आप इंक्लूड कर दोगे एंड इट वुड बी फिनिश्ड. नेक्स्ट इज लेट्स हैव अ लुक एट द format of chronological resume. चलिए जैसा फॉर्मेट है वैसा ही आपको लिखकर आना है. आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं. चलिए. सो द फॉर्मेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे. सबसे पहले आता है सेंटर में नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, देन फोन नंबर, and then ईमेल एड्रेस. ये सेंटर में आएगा, याद रखना. ऑल दीज थिंग्स शुड कम इन सेंटर एंड कैपिटल. नेक्स्ट इज छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइडेड है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट. उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हेडिंग्स लिखनी है और उन हेडिंग्स के अंदर का आपको कंटेंट बनाना है. सो हेडिंग्स क्या क्या हैं, चलिए. पहली हेडिंग आएगी क्रोनोलॉजिकल की, ऑब्जेक्टिव, गोल, एम्बिशन. ये कैपिटल में होंगे, इनको आप चेंज नहीं करोगे. इन तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो. नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बनाओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल एक छोटा सा टेबल बनाना है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड एंड परसेंटेज। सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, ईयर, परसेंटेज एंड बोर्ड। ठीक है, रीसेंट टू पास्ट। देन अगर आप एक सीवी बना रहे हो फ्रेशर सीए का या फ्रेशर सीएस का, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीए और सीएस करते वक्त मैंडेटरी है कि आपका आर्टिकलशिप आपने कहीं पे करा हुआ हो। सो ओनली वाइल मेकिंग द सीवी ऑफ अ सीए और सीएस, तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ओनली सीए एंड सीएस, और अगर एमबीए है तो उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट, पर्सनल स्किल्स, जो भी आप में अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका मार्केटिंग स्किल अच्छा, आप उसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। 2 पॉइंट लिखना, उससे ज़्यादा नहीं। पर्सनल स्किल्स के बाद में आता है एकेडमिक अचीवमेंट्स, जो भी पढ़ाई आपने करी है उसके रिगार्डिंग अचीवमेंट्स आपको लिखने हैं। जैसे अगर आपको कोई रैंक आया हो या आपको कभी कोई मेडल मिला हो, वो आपको यहाँ पर लिख कर आना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सब्सिक्वेंट है या इम्पॉर्टेंट है। देन co-curricular achievements, then पर्सनल डिटेल्स। आपको एक क्या लिखना है कॉलम में, पर्सनल डिटेल्स, जो इंक्लूड करेगा क्या क्या चीज़ें, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल, आपके से मतलब है कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है वेदर यू आर मैरिड और यू आर नॉट मैरिड। देन लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी आपको आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर बिंदास लिख देनी है। इन लास्ट इज नेशनैलिटी, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर एन इंडियन और एन अमेरिकन और वट एवर नेशनैलिटी यू हैव टू राइट। द लास्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन। सिंपल वे में आपको लिखना है डिक्लेरेशन के अंदर, आई योर बाय डिक्लेयर दैट वट एवर इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी अबव इज ट्रू एंड बेस्ट टू माई नॉलेज एंड इफ एनीथिंग इज फॉल्स आई वुड पर्सनली बी लायबल। दैट इज डिक्लेरेशन। एक ही पैराग्राफ में आपको उसको खत्म कर देना है। लास्ट में आपको डालना है डेट एंड देन द प्लेस। डेट कौन सी, कोई भी डेट डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लेस अहमदाबाद, मुंबई, जो डालना है आप डाल सकते हो। दैट इज हाउ योर एंटायर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे विल लुक लाइक। अब ऐसा ही क्या बनेगा, फंक्शनल रिज्यूमे भी बनेगा। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द फंक्शनल रिज्यूमे। अच्छा,
फंक्शनल रेज्यूमे में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। फंक्शनल रेज्यूमे में आता है आपका एक्सपीरियंस का कॉलम, एजुकेशन थोड़ा सा पीछे आता है, जैसे क्रोनोलॉजिकल में एजुकेशन 2nd नंबर पे आता है, फंक्शनल में एजुकेशन 5th या 6th नंबर पे आएगा। आओ, नेम ऑफ कैंडिडेट, address of candidate, phone number, email। ये तो कॉमन ही रहेगा। अगला पॉइंट जो आपका होगा वो भी कॉमन ही होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव, गोल, एम्बिशन, कॉमन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा समरी। यस फ्रेंड, समरी आ जाएगा। शॉर्ट में आपको समरी लिखनी है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी स्किल्स। तो अंतर दिखा ना आपको, वहाँ के पॉइंट्स थोड़े कम है, यहाँ के पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा है। स्किल्स में 2 पार्ट आएंगी, टेक्निकल एंड बी पर्सनल। चलिए, 2 पॉइंट कोई भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, कुछ भी जो आपको लगे। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब काम से रिलेटेड। देन एक्सपीरियंस, कंपनी नेम, कब से कब तक थे, किस डेजिग्नेशन पे थे, एंड की रोल। आपने वहाँ पर क्या क्या किया, दैट इज नोन एज की रोल्स। नेक्स्ट वुड बी education, qualification, serial number, name of qualification, year of passing, board and percentage. It would be same. Then again academic achievements, then co-curricular achievements। आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, that you were a state level cricket player, you have participated in the chess game and you won first prize। ऐसा कुछ अगर आपने पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल डिटेल्स, अगेन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस, marital status,
एंड नेशनैलिटी। लास्ट जो होगा वो आपका रहेगा declaration. Same, I hereby declare that whatever information I have given above is true and best to my knowledge, and nothing I have said wrong or false. If anything is false, I would personally be liable. So declaration. फिर आता है date and place. All right, so this is how your format will look like. Format के extra marks हैं, याद रखना 5 में से 1.5 marks आपको format के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये तो हम फिनिश करते हैं किससे, हमारे क्विक रिविजन से, जिसमें हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12. नाउ लेट मी tell you about the paper pattern. जो आपका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेक्शन बी है आपका किसका, बीसीआर का। क्वेश्चन 7 इज कंपल्सरी and out of 4 questions attend any 3। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, चलिए क्वेश्चन 7A, क्वेश्चन 7B, क्वेश्चन 8 A, B and C, question 9 A, B, C, D probably, question 10 A, B, C, D, question 11 A, B, C and D। क्वेश्चन 7A और 7B क्या है, कंपल्सरी 5 and 5 that makes up to 10। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 इन चारों में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट पेपर्स, 8A जो है वो होगा चैप्टर 1 से 8 और वो 2 मार्क का होगा। 8B जो होगा वो होगा चैप्टर 2 एंड 3 और वो होगा 3 मार्क का। चैप्टर पार्ट जो होगा ये होगा 7 चैप्टर में से जो होगा एक प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स का। अगेन 9A चैप्टर 1, 9B चैप्टर 3, 9C chapter 2, 9D can be an article, that is chapter number 8. 8ABC सेम चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से होंगे। ये हो सकता है चैप्टर 10, 11, 12 या 13 में से। अगेन चैप्टर 1, 2 एंड 3 और ये होगा अगेन चैप्टर 10, 11, 12 या 13. They might ask you a resume, they might ask you a email or they might ask you anything format based आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपके कोर चैप्टर्स अगर हम कहें जो आपको एग्ज़ाम में करने ही हैं वो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8।
ये चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम में करके ही जाने हैं विदाउट एनी फेल। इन चैप्टर्स को आपको करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये था आपका एक क्विक रिवीजन कुछ चैप्टर्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अच्छे से पढ़िए, जितना भी पढ़ रहे हो मेक श्योर दैट यू फोकस प्रॉपरली, बी फोकस्ड, वट एवर यू आर रीडिंग मेक श्योर कि आप उसको रिटेन कर पाओ। दैट्स माई ओनली विश फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस and may God bless you with all the powers and you clear your CA foundation in first attempt, and you definitely will meet us in your CA intermediate which would be starting very soon. Thank you so much and keep blessing us and keep watching our videos. Hello everyone, myself Sia Akanksha Somani. Welcome to Navkar Digital Institute, the biggest virtual learning platform. This is the only platform which not only just provide videos, rather it's a one-stop solution where you will find exhaustive materials, a lot of questions to practice. And today this particular session is kept for revising the chapters of business correspondence and reporting, which is part 2 of your paper 2 in CA foundation level. So let us begin the revision of this chapter. First of all, we are going to revise chapter number 13 from the subject of business correspondence and reporting. Chapter number 13 आपका था, that was about meetings, and in that particular chapter we had learned 3 things. These 3 things were: the first thing that we learned in this particular chapter was agenda of the meeting. Second, we learnt about minutes of the meeting. And at last, we read about action taken report. So what is an agenda of the meeting? Agenda tells us what are the topics of discussion for the meeting. जो भी पार्टिसिपेंट मीटिंग में आने वाला है उसे पता होना चाहिए कि उस मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, वेदर इट इज़ रेलिवेंट फॉर हिम और नॉट, एंड व्हाट ही शुड प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर मीटिंग. व्हाई वी प्रिपेयर एजेंडा? ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आए दे शुड बी फोकस्ड ऑन द इश्यूज एंड दे शुड नॉट डाइवर्ट देयर फोकस टू एनीथिंग एल्स. दैट इज़ व्हाई वी प्रिपेयर एजेंडा, टू गिव देम ए पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग. एजेंडा का एक हमने स्पेसिफिक फॉर्मेट देखा था, और अगर आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है तो यू हैव टू प्रिपेयर एजेंडा इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली. अगर मीटिंग का क्वेश्चन आएगा इन द टर्म, इट विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. सो एजेंडा, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ एजेंडा अगेन. In agenda's format, we need 5 items, that is time, topics, attendees, speaker, and duration. Time and duration are very simple. You can write on your own. At any time you can start the meeting and you can allot duration as per your choice. कोई भी restriction नहीं है कि आपको 8 AM को ही meeting start करना है, 9 AM को ही meeting start करना है. You can write the time you want and try to keep it between 9 AM to 6 PM because generally जो meetings होती हैं वो office hours में होती है, and which are 9 AM to 6 PM. Duration आप अपने according रख सकते हैं for any given the topic. What is the main task for you to do is, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे अटेंडीज कौन होंगे उस मीटिंग में. हमने एक एग्जाम्पल देखा था फॉर चेंज ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी. उसमें हमको हिंट्स ऑलरेडी गिवन थे. देयर विल बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, देयर विल बी कॉलेज लेक्चरर्स, देयर विल बी स्टूडेंट्स, देयर विल बी मेंबर्स ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट, एंड देयर वाज डीन मिस्टर कमल कपूर. सो अटेंडीज वर गिवन रेडीमेड. अगर नहीं गिवन हो तो आपको खुद से सोचने पड़ेंगे कि अटेंडीज कौन कौन होंगे. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मीटिंग है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी लेक्चरर्स, देयर विल बी एडमिन हेड, देयर कैन बी डीन, देयर कैन बी प्रिंसिपल. और अगर नॉर्मल कंपनी मीटिंग है तो वहाँ पे सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, एडवर्टाइजिंग हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर,
finance director, such members can be present. But again it always depend कि आपका टॉपिक क्या है मीटिंग का, उस हिसाब से आपको अटेंडीज चूज करने हैं. अगर गिवन है तो यू हैव टू टेक द सेम अटेंडीज, अगर गिवन नहीं है तो यू हैव टू अज्यूम एंड राइट द अटेंडीज. सेकेंड बिग टास्क इज टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स. टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि फर्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आर ऑलवेज फिक्स्ड. फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड लास्ट टॉपिक इज थैंक यू नोट. इंट्रोडक्शन और थैंक यू नोट जनरली या तो मीटिंग का चेयरमैन या फिर वो पर्सन जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है वही पर्सन देता है. सो इंट्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज थैंक यू नोट. इंट्रोडक्शन में जो स्पीकर होगा वही जनरली थैंक यू नोट में भी आपको स्पीकर मिलेगा. सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी रेड दैट इंट्रोडक्शन दिया था प्रिंसिपल ने, तो हमने थैंक यू नोट में भी स्पीकर में किसका नाम लिखा था, प्रिंसिपल में. फिर आते हैं आपके टॉपिक्स. इफ दे आर गिवन, अगर हिंट्स गिवन है तो यू कैन टेक द सेम टॉपिक्स इन द आंसर, और हिंट्स गिवन नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट द टॉपिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एक मीटिंग कंडक्ट करनी है अबाउट अ प्रोडक्ट जिसका लास्ट 6 मंथ में सेल्स जो है वो बहुत डिक्लाइन हुआ है. तो उस मीटिंग में टॉपिक क्या हो सकते हैं, तो टॉपिक हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट ऑन डिक्लाइनेशन, कितना डिक्लाइन हुआ है. फिर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग, क्या क्या रीजंस हैं. फिर हम सजेशंस रख सकते हैं टॉपिक में कि सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेल्स, एंड ओपन हाउस डिस्कशन कैन बी कैप्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एजेंडा ऑफ द मीटिंग. और 5 चीज़ें आपके एजेंडा में होनी चाहिए मिनिमम, दैट आर टाइम, टॉपिक्स, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन. और हम स्केल एंड पेंसिल का यूज करेंगे टू प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग. आई होप दिस फर्स्ट रिविजन इज क्लियर. एजेंडा क्या है और एजेंडा कैसे बनाना है. सेकेंड वन वॉज मिनट्स. मिनट्स जो हम बनाते थे मीटिंग के बाद, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग. जनरली सेक्रेटरी बनाता है मिनट्स. और मिनट्स में हम बोल सकते हैं दीज आर द समरी एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द मीटिंग. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है कि ये प्रूफ होता है कि हाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया गया है. दैट इज व्हाट मिनट्स सजेस्ट. सो दीज आर समरी ऑफ द मीटिंग. और मिनट्स को हमेशा हम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम मिनट्स में समरी लिखेंगे इट शुड ऑलवेज बी इन द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा. अगर हमने किसी पर्टिकुलर एजेंडा बनाया है किसी टॉपिक के लिए और उसके बाद उसी के हमको मिनट्स लिखने हैं तो हमारा सीक्वेंस सेम होना चाहिए. जो हमने एजेंडा में यूज़ किया उसी सीक्वेंस में हम मिनट्स में समरी नोट डाउन करेंगे कि ये टॉपिक था, ये स्पीकर था और ये डिसीजन हुआ. This was the topic, this person spoke about it, and this is what the discussion had been made in that particular meeting for that particular topic. Minutes का format रहता है friends. Minutes में आपको लिखना पड़ेगा date of the meeting, आपकी meeting किस date को हुई है, कौन से time पे start हुई है meeting, किस place पे आप meeting कर रहे हो, that is to be mentioned. फिर आपको लिखना होता है कौन कौन लोग present थे वहाँ पे, members present, members absent. फिर आप लिखा करते थे कॉल टू ऑर्डर. कॉल टू ऑर्डर में यू वेर राइटिंग अबाउट एजेंडा आइटम्स. एक एक आइटम के बारे में हम लिखते थे कि इस आइटम पे ये डिस्कशन हुआ, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये डिस्कशन हुआ. दैट इज़ व्हाट वी यूज टू प्रिपेयर कॉल टू ऑर्डर इन आवर मिनट्स. फिर हम लिखते थे कंक्लूजन स्टेटेड. कंक्लूजन स्टेटेड मतलब नथिंग बट मीटिंग के एंड में हमने क्या डिसाइड किया. तो उसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि किसी भी मीटिंग में लिखा जा सकता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट विल बी सबमिटेड ऑन एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन. उसके अलावा और कोई कंक्लूजन्स हैं तो वो यू कैन इंसर्ट इन द कंक्लूजन स्टेटेड. एंड एट लास्ट मिनट्स प्रिपेयर्ड बाय और मिनट्स सबमिटेड बाय. उस पर्सन का नेम और उसका डेजिग्नेशन वी ऑलरेडी नो, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग. दैट इज हाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर द मिनट्स. डेट, टाइम, प्लेस, मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स एब्सेंट, कॉल टू ऑर्डर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे हम एक्चुअली समरी लिखते हैं. एंड टी ब्रेक की समरी हमको कभी नहीं लिखनी है इन आवर मिनट्स. कंक्लूजन स्टेटेड में हमेशा आप एक लाइन ऐड करेंगे, दैट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट विल बी सबमिटेड ऑन, which is generally after 5 to 7 days of the meeting and minutes prepared by. So this is about minutes. And the third thing that we had understood in this chapter was action taken report.
एक्शन टेकन रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट जो मीटिंग के कुछ दिनों बाद हम बनाते हैं ये बताने के लिए कि उस पर्टिकुलर मीटिंग पे अभी तक हम क्या क्या एक्शन ले चुके हैं, व्हाट एक्शंस आर ऑलरेडी टेकन बाय अस फॉर दैट पर्टिकुलर मीटिंग. सो दैट इज़ व्हाट आवर एक्शन टेकन रिपोर्ट इज़. एंड इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल था. हम सिंपली लिखा करते थे एज पर मीटिंग हेल्ड ऑन, यहाँ पे आपको लिखना था डेट, फिर आपको लिखना था प्लेस, फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड. ये एक्शन हम कर चुके हैं. फिर आप सिंपली बुलेट पॉइंट्स करके लिखेंगे एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट अंडरसाइंड. That is what your action taken report is, and we are done with the revision of chapter 13. I hope it gave you a quick revision of whatever we have read in that particular chapter. Now the next topic that I am going to discuss is chapter number 10, that was your formal letter writing, office circulars and memos. जिस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी. चैप्टर नंबर 10 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, so in official communication we read 3 things. First one was letters, then circulars and memos. बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज लेटर्स. बिजनेस लेटर्स जो हम लिखा करते थे, वैरायटी ऑफ लेटर्स वी यूज्ड टू राइट. So first of all let us revise the format, how to write a letter. किस फॉर्मेट में हमको लेटर लिखना होता है if it is asked in the examination. So सबसे पहले हम लिखा करते थे address of the sender. Sender's address you have to write first of all. Sender's address, always leave a space after sender's address. भेजने वाले का एड्रेस. उसके बाद हम लिखेंगे date, फिर नेम और डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर. इफ एनी डेजिग्नेशन गिवन है तो हम डेजिग्नेशन भी लिखेंगे, नेम गिवन है तो नेम ऑफ द रिसीवर. देन वी यूज टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस. फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जिसमें डियर सर, डियर मैम, दैट इज व्हाट सैल्यूटेशन इज. सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, subject should be small but it should indicate what the letter is about. Then comes our main content. कंटेंट ऑफ द लेटर, जिसको हम ऑलवेज 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पैराज में डिवाइड करके लिखेंगे. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज मेन बॉडी, एंड एट लास्ट वी राइट द कंक्लूजन. फिर we give a complimentary clause. Complimentary clause simply indicates thanking you, yours truly, yours sincerely. That is what complimentary clause is. Then we write about signature. Then we have to write signature. We have to leave space for signature. And at last, name and designation. So this is the format in which we used to write the letters. हमने बहुत सारे तरह के लेटर्स पढ़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं कि आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि एज पर अवर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन वी वुड लाइक टू प्लेस फॉलोइंग ऑर्डर, कि हमारा टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ था और हम ये फॉलोइंग ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे. मेन बॉडी में आएगा आपका एक टेबल
जिसमें आप आइटम्स लिखोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी आप लिखोगे, ब्रांड लिखोगे, और कंक्लूजन में आप लिखते थे कि आपको ये ऑर्डर कब तक मिलना चाहिए, आप पेमेंट कहाँ करने वाले हो, प्लेस ऑफ डिलीवरी. दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंशन इन ए ऑर्डर लेटर. फिर आते हैं आपके इंक्वायरी लेटर कि आपने कहीं पे कुछ पढ़ा, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं. तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस एंड दिस, and we are in requirement of this particular furniture, we are looking for this particular furniture, and here are our points of inquiry. फिर मेन बॉडी में आप बुलेट पॉइंट्स करके आपकी इंक्वायरी लिखोगे, कौन से कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है, क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या अदर चार्जेस इंक्लूडेड हैं, डिलीवरी इज फ्री और नॉट, इंस्टॉलेशन चार्जेस आर अदर देन द चार्जेस मेंशन इन द कैटलॉग. कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर्स एंड प्लीज़ रिप्लाई टू आवर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल, अलॉन्ग विद अगर आपको कोई और कैटलॉग्स चाहिए तो वो आप मांग सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट इंक्वायरी लेटर इज़. और कौन से लेटर से, तो कंप्लेन लेटर हो सकता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन में रेफरेंस देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस ऑर्डर नंबर पे हमने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे या परचेज किए थे. फिर मेन बॉडी में आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि ये इतने टाइम पे डिलीवर होने वाला था, अभी तक हमको डिलीवर नहीं हुआ है एंड इससे हमको ये इनकन्वीनियंस हुई है. फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, दैट डू यू वांट पेमेंट रिफंड, डू यू वांट रिफंड ऑफ द गुड्स और डू यू वांट इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन व्हाइल राइटिंग ए कंप्लेन लेटर. अगर कंपनी उस कंप्लेंट को का रिप्लाई भेज रही है तो वो इंट्रोडक्शन में कंप्लेन लेटर का रेफरेंस देगी कि आपका कंप्लेन लेटर रिसीव हुआ विथ रेफरेंस टू द कंप्लेन लेटर रिसीव्ड ऑन दिस डेट. मेन बॉडी में कंपनी विल राइट कि क्यों हमसे डिले हुआ है, व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस, एंड कंक्लूजन में कंपनी कैन राइट दैट वी विल ऑफर दिस मच ऑफ डिस्काउंट ऑन योर फ्यूचर परचेज एंड प्लीज कंटिन्यू द बिजनेस ट्रांजेक्शन और बिजनेस टर्म्स विद अस. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट इन ए कंप्लेन लेटर एंड इट्स आंसर. फिर आता है आपका देयर वॉज लैग इन पेमेंट कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर आप इंट्रोडक्शन में रेफरेंस देंगे कि कब उन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिए थे, कितने मंथ का आपने क्रेडिट दिया था. मेन बॉडी में यू विल राइट अबाउट कि डिस्पाइट 2 months ऑफ क्रेडिट वी हैव नॉट रिसीव्ड, इवन आफ्टर द 6 month वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, एंड डिस्पाइट न्यूमरस मेल्स, कॉल्स, मैसेजेस वी हैव नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड नीदर गॉट द रीजंस फॉर डिले इन द पेमेंट. कंक्लूजन में यू कैन गिव ए डेडलाइन दैट इस टाइम तक पेमेंट हो जाना चाहिए. सो सच काइंड ऑफ लेटर्स. प्रमोशनल लेटर्स भी होते हैं. इफ़ यू आर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, इफ यू आर ओपनिंग ए न्यू कैफे, तो आप प्रमोशनल लेटर्स भी लिख सकते हैं दैट वी हैव रिसेंटली ओपनड एट दिस पर्टिकुलर एरिया. और फिर आप मेन बॉडी में फीचर्स लिख सकते हैं व्हाट वी आर एग्जैक्टली इन. एंड कंक्लूजन में यू कैन ऑफर सम स्कीम्स और ऑफर टू मेक द कस्टमर विजिट टू योर न्यूली ओपन ब्रांच और न्यू स्टोर्स or new cafes. So these are the various kind of letters that we have read in that particular chapter. Now let us revise the circulars. Circulars generally internally होते हैं कंपनी में and they are addressed to more than one people. एक साथ सबको सर्कुलेट होते हैं. जैसे हम स्कूल्स में सर्कुलर पढ़ा करते थे about holy days or about any event that is going to happen. सर्कुलर का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ईजी है. इन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट सर्कुलर नंबर. लेफ्ट हैंड साइड आपको नंबर लिखना है. नंबर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. एंड इन राइट हैंड साइड यू हैव टू मेंशन डेट. सेम लाइन में आपको लिखना है. इन लेफ्ट साइड सेम लाइन सर्कुलर नंबर और इन राइट हैंड साइड you have to mention the date of the circular. Now you have to write the title. टाइटल आप सेंटर में लिखेंगे उस सर्कुलर का. टाइटल आपने लिखा है, उसके बाद आप लिखोगे कि ये सर्कुलर किसके लिए है, लाइक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एम्प्लॉयज. उसके बाद आएगा आपका सर्कुलर का कंटेंट. कंटेंट जो भी आप पैराग्राफ में रखना है, अगर बुलेट पॉइंट्स में कोई कंटेंट है तो यू कैन राइट कंटेंट. एंड एट लास्ट नेम ऑफ द पर्सन जो सर्कुलर इशू कर रहा है और उसका डेजिग्नेशन. These are the minimum things you should take care of in circular, that you have to write number, you have to write date, and they should be
इन द सेम लाइन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, देन इन द सेंटर एक लाइन छोड़कर फिर आप नीचे लिखो टाइटल ऑफ द सर्कुलर। सर्कुलर आते हैं तो बहुत ईजी होता है, जैसे ड्रेस कोड का सर्कुलर हो गया, टाइमिंग्स का सर्कुलर हो गया, या फिर कोई डोनेशन या फिर कोई इवेंट होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है तो उसका सर्कुलर हो गया। दिस सर्कुलर इज फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब क्या है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए है। फिर आप कंटेंट लिखेंगे उस सर्कुलर का, एट लास्ट द पर्सन हु इज इशूइंग द सर्कुलर, उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन, एंड वी आर डन विद द सर्कुलर। फिर हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था मेमो। मेमो इज ऑल्सो एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सो मेमो आप जनरली लिखते हैं कुछ रिमाइंड करवाने के लिए या सब लोगों को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि वन ऑफ द एम्प्लॉय वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। तो ऑर्गेनाइजेशन मेमो इशू कर रहा है सारे मैनेजर्स को ये बताने के लिए कि उस पर्सन को हमने निकाल दिया है। अगर उसके साथ आप कोई भी डील करते हैं तो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मेमो का कंटेंट जो होता है वो और भी कम रहता है एज कम्पेयर टू सर्कुलर। यू जस्ट हैव टू राइट 3 to 4 लाइन्स, बट इन द फॉर्मेट ऑफ मेमो यू हैव टू राइट name of organization along with address in the center, फिर आप लिखोगे इंटर ऑफिस मेमो, then immediately after you have to write date ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये दो चीज़ें आपको सेंटर में लिखनी है ऑन द सेंटर ऑफ योर पेज। उसके बाद आपको लिखना है डेट टू फ्रॉम रेफरेंस नंबर एंड सब्जेक्ट, एंड देन you can simply write your content and that's it, we are done with the memo. Memo का format जो है वो बहुत easy है, and even if just memo is asked in the examination it will come for minimum 5 marks. चाहे letter पूछो तो भी 5 marks, circular पूछा हो तो भी 5 marks और memo पूछा हो तो भी 5 marks, that is for sure. So this chapter, in this chapter ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ पूछ ली जाएगी, either one of them may be asked in the examination and if it is asked it will definitely come for 5 marks. भले ही मेमो 3 लाइन का और मैटर और जो लेटर है वो 15 लाइन का, स्टिल द मार्क एंड द वेटेज आर सेम। डेट, जो भी डेट गिवन है नहीं है तो यू कैन प्रिज्यूम टू जिसको एड्रेस कर रहे हो आप मेमो, एंड फ्रॉम जो पर्सन लिख रहा है मेमो, रेफरेंस नंबर यू कैन प्रिज्यूम एनी, सब्जेक्ट that should be related to the topic that is given in the question, and we are done with this particular chapter number 10, which is again having 3 things, that is letters, circulars and memo. So it depends on the things कि आपको पूछा जाएगा specifically write a letter or write a circular or write a memo. ऐसा नहीं है, जो चीज़ मेमो में जो टॉपिक मेमो के थ्रू डिस्कस किया जा सकता है वो उसके लिए सर्कुलर भी इशू किया जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको पूछा क्या गया है, उस हिसाब से योर आंसर शुड बी। सो अगर आपको मेमो पूछा है तो यू कैंट प्रेजेंट द आंसर इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, एंड इफ योर सर्कुलर इज आस्क्ड यू कैंट प्रेजेंट द आंसर इन अ मेमो फॉर्मेट, एंड वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 10। फिर कम्स आपका चैप्टर नंबर 9, दैट वाज रिपोर्ट राइटिंग। Again in this chapter we read 3 kinds of report: newspaper, magazine report and formal report. Newspaper, magazine and formal. न्यूज़पेपर और मैगजीन, इनका फॉर्मेट बहुत इजी था। इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट व्हाट यू हैव टू राइट टाइटल, फिर जो पर्सन लिख रहा है उसका नेम, डेट एंड प्लेस और प्लेस और डेट, और फिर आपका आ जाएगा कंटेंट। मैगजीन भी सेम रहता है, टाइटल, बाय और कंटेंट। मैगजीन में डेट और प्लेस हम नहीं लिखते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम क्वेश्चन। जनरली अभी तक एग्जाम में ट्रैक है, अभी तक जब भी पूछा गया है न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछा गया है, magazine and formal reports are never asked so far, but still you should know the format of all the 3. In newspaper report there should be a title, by, date and place, and then you should start जैसा exactly newspaper में होता है।
कभी कभी आप डेट ना लिखो तो भी चल जाएगा, प्लेस यू हैव टू मेंशन. इन मैगजीन रिपोर्ट वी डोंट नीड टू मेंशन डेट और प्लेस, वी सिंपली हैव टू राइट द टाइटल. टाइटल आप सेंटर में लिख सकते हो, उसी के नीचे आप एग्जैक्टली सेंटर में आप नेम लिख सकते हो पर्सन का, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर यू कैन स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट and try to write the report in paragraphs format rather than one long paragraph. It is always good to divide it into 3 to 4 paragraphs because paragraphs होते हैं तो they act as a breather for the reader. फिर आती है आपकी formal report. So in formal report, first of all you will give a proper heading or title to the report. Heading which will be written in the center of your page. फिर आप लेफ्ट में लिखोगे टू, ये रिपोर्ट किसको एड्रेस है, फ्रॉम, कौन प्रिपेयर कर रहा है इस रिपोर्ट को, देन यू हैव टू मेंशन डेट, देन यू हैव टू राइट अबाउट सब्जेक्ट, एंड देन स्टार्ट योर रिपोर्ट विथ इंट्रोडक्शन. कंटेंट आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जैसे लेटर लिखते थे हम, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट. टू किसको एड्रेस है, कौन है जो ये रिपोर्ट लिख रहा है, डेट, सब्जेक्ट, then introduction, main body and conclusion. So these are 3 types of report. Again, if it is asked in the examination, it can be asked for 5 marks, not more than that. 5 marks are allotted to formal report. Then let's start with chapter number 8, that is our article writing. Article writing. Again, I can't say much about this chapter because it all depends on your own creativity and writing skills. Still, if it is asked, it will come for 5 marks where you have to write an article for 250 to 300 words. एक particular topic दिया होगा जिस पे आपको article लिखना है, and you have to give the title of the article. फिर आप person का name लिखेंगे जो person इस article को लिख रहा है. And again, your article should be divided in 3 parts: introduction, main body and conclusion. Always try to write in articles in paragraphs. अगर आप बिना paragraphs के article लिख रहे हो पूरा का पूरा तो presentation will not look good and the reader will not be interacted or engaged to read your article thoroughly. So make sure you divide your article in small paragraphs. Try to write 3 parts. अगर कोई ऐसा topic दिया हुआ है जिस पे आप 3-4 चीज़ें लिख सकते हो, like कोज क्या है उसके, सिम्टम्स क्या है उसके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सजेशंस क्या है, तो इस तरह से भी यू कैन फ्रेम योर आर्टिकल. इट कैन बी ऑन वेरियस थिंग्स, लाइक इट कैन बी ऑन रिसेंट पैंडमिक्स, इट कैन बी अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, इट कैन बी अबाउट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज. आप इन्फॉर्मेशन के लिए आर्टिकल लिख सकते हो या फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो. अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक दिया गया है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक सोशल मीडिया, सो यू कैन कंपेयर इट विथ लाइफ विथ सोशल मीडिया और लाइफ विदाउट सोशल मीडिया. ऐसा कंपैरिजन भी आप दे सकते हो. आपको कोई डिजीज़ के बारे में आर्टिकल लिखने को बोला गया है तो आप उसके सिम्टम्स लिख सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो, सजेशंस लिख सकते हो कि कैसे हम उस डिजीज़ से सेफ गार्ड रख सकते हैं. So that is how you have to write article, and as I have said, we never know which kind of article is being asked in the examination. तो रट्टा नहीं मारना है हमको बुक के आर्टिकल्स का. You have to try practicing articles on the various topics जो recent हो उस पर खुद से आर्टिकल लिखने का ट्राई करो. Then comes your chapter number 7, that is pressy writing. So pressy writing, again the weightage of the chapter can be for 5 marks. If it is asked, it is going to come for 5 marks for sure. So chapter number 7 is your pressy writing. Pressy simply means to precise. So pressy में हम करते हैं paragraph का 1/3. Whatever is given to us, we have to write 1/3 of paragraph. पर उसमें हमें ऑथर की लैंग्वेज को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है. We shouldn't copy paste as it is the language of the author. We should write or use our own language for writing the pressy. And the most important thing is जो main message है पैसेज का, पैराग्राफ का, वो आपको pressy में लिखना ही लिखना है. So important things should be covered in pressy. Unimportant repetitive things you can avoid from pressy. 1/3 आपको कर लिखना है.
खुद के ओपिनियंस आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, जो भी ऑथर का पैराग्राफ है आपको एज इट इज़ उसको प्रेसी करके लिखना है। वी आर नॉट सपोज टू ऐड आवर ओन ओपिनियन। जैसे हमने इंडियाज न्यू माइनिंग बिल वाला प्रेसी लिखा था, इट वॉज अ पैराग्राफ अबाउट डिफेक्ट्स इन द न्यू माइनिंग बिल, जिसमें 3 डिफेक्ट थे और प्रॉब्लम्स लिखी थी। तो हमें खुद का सजेशन नहीं देना था, हमने वही सजेशन लिखा जो हमको पैराग्राफ में गिवन था। हमने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने डिफेक्ट लिखे, हमने सजेशन लिखा, बिकॉज दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसी। फिर हमने रीड किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला, एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाला पैराग्राफ, जहाँ पे हमें बोला गया था कि डिस्पाइट एक्सपांशन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वी हैव नॉट द बेनिफिट हैज़ नॉट रीच्ड टू द डिसेबल्ड पीपल। सो उसमें भी हमने पैराग्राफ को प्रेसी करके लिखा था कि बेनिफिट्स अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, और जो न्यू पॉलिसी आई है वो अलाउ करती है ऐसे चिल्ड्रन को नॉर्मल स्कूल में एडमिट करने के लिए, बट इट रिक्वायर्स फ्यू थिंग्स, और वो सब चीज़ें हमने ऐड की थी। सो दीज वर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द पैराग्राफ जो हमने प्रेसी करके लिखे थे। एंड एट लास्ट वी रोट द प्रेसी फॉर 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स। 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स का हमने प्रेसी लिखा था, और उस प्रेसी में हमको 5 पॉइंट्स दिए थे, तो हमने 5 पॉइंट्स को चेंज नहीं किया, हमने हेडिंग्स उन 5 पॉइंट का सेम रखा, और उनका जो कंटेंट था उसको हमने प्रेसी करके रिप्रेजेंट किया था। सो दैट इज़ हाउ व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड। डोंट चेंज ऑथर्स ओपिनियन, ट्राई टू गो फॉर 1/3, एंड इट इज़ लाइक यूजिंग लेसर वर्ड्स टू कन्वे मोर थिंग्स। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन द प्रेसी। कम शब्दों में अपनी बात को सेम मैसेज कन्वे करना, दैट इज़ व्हाट प्रेसी इज़। So don't add your own opinion. क्योंकि पहले ही हमको कम करके लिखना है, जो दिया है उसमें हम अपने ओपिनियन ऐड कर लेंगे तो 1/3 कैसे कर पाएंगे। फिर एक आता है आपका वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, दैट सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज। जो चीज़ पहले आपको पैराग्राफ में गिवन है आप उसको प्रेसी पहले करके लिखोगे, फिर नेक्स्ट, सो योर प्रेसी शुड बी एग्जैक्टली इन द सेम सीक्वेंस इन विच योर पैराग्राफ इज। सो सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। डोंट क्रिटिसाइज ऑथर्स ओपिनियन। ये सब हमको प्रेसी में नहीं करना है। हमने प्रेसी और समरी का डिफरेंस भी लिखा था, दैट समरी में आप अपने ओपिनियन ऐड कर सकते हो, बट इन प्रेसी यू आर नॉट अलाउड टू ऐड योर ओन कंक्लूजन्स और ओपिनियन। यू सिंपली हैव टू राइट द समराइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट द पैराग्राफ इज रिटन अबाउट। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक्स ऑफ ग्रामर, which comes for sure 5 to 6 marks. So that is chapter 2, sentence types, active, passive and direct indirect speech. ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर 2 में सीखी थी। एंड इन सेंटेंस टाइप our मेन फोकस was टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शन के बेसिस पे 4 सेंटेंस थे, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। On the basis of functions we had 4 type of sentences: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Here we know that declarative is a simple statement, universal truth. Interrogative जहाँ पे हमको सवाल है वहाँ पे interrogative है. Imperative order, request, command, that is what imperative is about. Exclamatory sentence जहाँ पे हम feelings express कर रहे हो, how happy we are, how sad we are, that is what we express from these sentences. But the main important type of sentence that were on the basis of structure, जो उसमें हमने 4 तरह के sentence पढ़े थे, that was simple, compound, complex and compound complex.
सो हियर वी नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लॉजेस। जहाँ पे सिर्फ एक मेन क्लॉज है वो सिंपल सेंटेंस है, जहाँ पे दो मेन क्लॉज है वो कंपाउंड सेंटेंस है, और दोनों क्लॉज कैसे कनेक्ट होंगे, तो को रिलेटिंग कंजंक्शन से, विच वेर फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। सो फैन बॉयज was the acronym for remembering correlative conjunctions, या फिर आपके conjunctions थे either or, neither nor, whether or, not only but also, जिसमें भी क्या होगा हम लिख सकते हैं बिना देखे that this sentence is compound. But in case of other conjunctions you have to check whether there are two main clauses or not. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको दो वर्ब कनेक्ट करके दे दी होगी एंड से, तो हमको चेक करना है कि सिर्फ एंड है इसलिए कंपाउंड नहीं है, दो क्लॉज है तो कंपाउंड होगा, दो सेंटेंसेस हैं तो कंपाउंड होगा। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ पे एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन योर मेन क्लॉज। आफ्टर आई बिकम CA, आई विल गो टू लंडन. So I will go to London is a complete sentence in itself, which is main clause, but after I become CA is dependent on your main clause. So once I become CA, after I become CA, वो आपका क्या हो जाएगा, subordinate clause. Subordinate clause हमेशा subordinating conjunction के बाद आता है। फिर थे compound complex, जहाँ पे दो main clause और एक subordinate clause होना चाहिए. That was the minimum requirement of these sentences. Then active to passive voice. So कुछ बेसिक चीज़ें थी इन एक्टिव टू पैसिव, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट टर्न्स टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में बाई वर्ड जो है वो डेफिनेटली आएगा, और जो हमारे सेंटेंस हैं उसको हमको कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लाइक शी लाइक्स कॉफ़ी, तो आपका पैसिव वॉइस आएगा कॉफ़ी इज लाइक्ड बाय हर, इज लाइक्ड बाय हर। सो इज, आर, एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज रीडिंग ए बुक, तो बुक इज बीइंग रेड बाय हर, बीइंग आना चाहिए कंटिन्यूअस फॉर्म में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने क्या यूज किया, इज, आर, एम अगेन। शी हैज विजिटेड लंडन, सो वन लंडन हैज बीन विजिटेड बाय हर। सो हैज, हैव, हैड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपके पैसिव वॉइस में बीन आना चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट वन वॉज पास्ट टेंस, ही रोट ए लेटर, ए लेटर वॉज रिटन बाय हर। सो वॉज और वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वॉज रीडिंग ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, बीइंग आ रहा है और वॉज हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में था। He had eaten the chocolates. The chocolates had been eaten by him. Or again, past perfect continuous will not be changed into passive voice. Future tense, I will teach English. English will be taught by me. So will के साथ आएगा be. Future continuous change नहीं होता है. Future perfect tense, he will have finished the work. The work will have been finished by him. So that is how we have to write future continuous tense, and future perfect continuous tense doesn't change into passive voice, वो change नहीं होता। 4 tenses out of 12, 4 tenses can't be changed in passive voice, क्योंकि वहाँ पे हमको be यूज़ करना और be और being हम साथ में यूज़ नहीं कर पाएंगे, that is the reason। और बाकी के जो tenses हैं वो tenses change हो सकते हैं, और वो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बोलकर बताए हैं। इम्परेटिव टेंसेस जो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू, एंड यू आर एडवाइज्ड टू गिव मोर टाइम टू स्टडीज। अगर आपको इसका इम्परेटिव, इसका पैसिव वॉइस लिखना है तो यू आर एडवाइज्ड टू गिव मोर टाइम टू स्टडीज। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो हमको सेंटेंस चेंज ही नहीं करना है, हमको बस चेक करना है ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, उसके हिसाब से हमको उसका पैसिव वॉइस करके लिखना है। फिर हम जैसे प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उसका एक फॉर्मेशन आप लेट से भी कर सकते हो, बट दैट आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड इज ईजियर दैन चेंजिंग इट थ्रू लेट। जैसे let a glass of water be given to me, but again you will be confused in changing like that, so I always advise that when converting passive voice of imperative sentence, always go for you are requested, you are ordered, you are advised, depending on the type of sentence.
फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़े थे डू डज डिड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक कॉफ़ी, तो अगर डू से शुरू हो रहा है तो आपका पैसिव वॉइस इज आर एम से शुरू होगा, इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय यू। सो दिस इज हाउ। अगर डिड से शुरू हो रहा है तो आपका पैसिव वॉइस वॉज और वर से शुरू होगा। फिर सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव आते हैं इज आर एम वॉज वेयर, जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, तो उसमें हम पैसिव वॉइस जो है सेम वर्ड से शुरू करेंगे, पर क्योंकि यू था तो हमने आर यूज किया है। अब लेक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इज दिस लेक्चर बीइंग अंडरस्टूड बाय यू, सो बीइंग आना चाहिए, और वो बीइंग को हम कहाँ प्लेस करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट वी विल प्लेस ए बीइंग आफ्टर in case of interrogative sentence. Have you finished the homework? Has the homework been आना चाहिए, और वो been कहाँ place करेंगे, immediately after the object. Will you help me? तो वहाँ पे आप simply use करेंगे be. Will I be helped by you? तो models में आता है be, has have had में आएगा been, is are am was were में आएगा being। ये तीन चीज़ें आप हमेशा याद रखो, चाहे sentence आपका simple हो, चाहे sentence आपका interrogative हो। If it is is are am was were in your sentence, क्योंकि ये वर्ड्स तभी यूज होते हैं जब हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आना चाहिए आपका being, has have had, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे सिंपल हो, वहाँ पे आना चाहिए आपका been। और जहाँ पे भी मॉडल्स हैं जैसे will, shall, will, shall, may, can, यहाँ पे आएगा be in your passive voice. So this is how we convert active to passive voice। और WH वर्ड वाले passive voice में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अगर who है तो वो whom हो जाता है, और whom है तो वो who हो जाता है। So who है तो by whom, और whom है तो who हो जाएगा in converting passive voice। So these are the few tips of active to passive voice that you can recall and remember to convert your sentences। Generally very easy active passive are asked in the examination। एक्टिव से पैसिव भी पूछा जाता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाता है in your exams। And at last there is direct to indirect speech। जिसकी डेफिनेटली 2 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे फॉर 2 मार्क्स। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो, सो इफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट सिंपली मीन्स सेज जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, टेंस विल नॉट बी चेंज। प्रोनाउंस चेंज होंगे बट टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। So that was your second rule. If reporting verb is in present tense, don't change the tense of your reported speech. Reported speech में आपका tense change नहीं होना चाहिए in any manner if your reporting verb is in present tense. Third rule जो मैंने आपको बताया था that was change of pronouns. Pronouns कैसे change करनी है, तो I, you and he or she. First person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन वी डोंट चेंज एनीथिंग। सो आई और यू जब आएगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा एज पर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट्स आया तो ही सेज दैट ही लाइक्स चॉकलेट्स, बिकॉज I is converted as per the subject of reporting verb। you जो होता है वो object of reporting verb के हिसाब से convert होता है। अगर आपका reporting verb past tense में, जैसे he said, अगर आपका reporting verb past tense में है तो tense कैसे change होंगे, tense ऐसे change होंगे, simple present हो जाएगा simple past,
present continuous will go for past continuous, present perfect will go for past perfect, और present perfect continuous will be converted into past perfect continuous. फिर simple past जो होता है वो past perfect में change होता है, past continuous जो होता है वो past perfect continuous में change होता है, और past perfect जो होता है वो change नहीं होता है. will को हम would करेंगे, shall को हम should करेंगे, may को हम might करेंगे, can को हम could करेंगे, must को हम had to करेंगे. That is a change of models. Change of tense is done, change of models is done, और मैंने आपको pronouns का change भी बता दिया है. फिर कुछ particular words जो होते हैं उनको भी हमें change करना होता है. Today आया है तो that day, tonight आया है तो that night, yesterday आया है तो previous day, tomorrow है तो next day, now, then, ago will change into before. So see, these are the changes that we have to make. अगर ऐसे कोई words आते हैं आपके in your direct speech, then you have to convert those words as well. तो ये तो मैंने आपको simple sentences को change करने के थोड़े से basic tips दिए हैं. अगर आपका जो sentence है that is not simple, जैसे I like chocolate is a simple sentence, अगर यहाँ पे कोई भी imperative sentence है तो हम क्या करेंगे? जैसे he said please give me a glass of water. प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस. तो हमको क्या करना है? ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर. हमको सेज की रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या लिख देना है? रिक्वेस्टेड. अगर मैं बोलूँ ही सेड लीव द क्लासरूम, तो ही ऑर्डर टू लीव द क्लासरूम, उसने ऑर्डर दिया टू लीव द क्लासरूम. इफ आई से ही सेड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ही एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. So that is how you have to convert direct to indirect speech in case of imperative sentences. अगर आपके sentence exclamatory है like he said what a wonderful building is this, so he exclaimed with joy or he exclaimed with surprise that building was very wonderful. So what an intelligent girl Clara is. He exclaimed with surprise that Clara was very intelligent girl. वेरी आएगा और बाकी का आपका जो चेंज है वो एज इट इज रहेगा, बट आपको एक्सक्लेम्ड यूज करना पड़ेगा इन योर रिपोर्टिंग वर्ब्स प्लीज. अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो दो तरह के इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, एक होते हैं WH वर्ड वाले और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव. WH वर्ड वाले जब भी इंट्रोगेटिव आएंगे तो हमको कंजंक्शन नहीं लगाना है, जैसे हम दैट यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, ये सब हमको यूज़ नहीं करने हैं. और इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव दैट आर हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव है तो हमको आस्क्ड लिखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड डू यू लाइक चॉकलेट, ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड द चॉकलेट, या वेदर आएगा या फिर इफ आएगा. वेदर आई लाइक द चॉकलेट, इफ आई लाइक द चॉकलेट, दैट इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट interrogative sentences which are beginning with helping verbs. And this is all about this chapter number 2, and I tried to recall all the points and I tried to give you all the points to memorize that will be helpful for you for the last moment revision for all these chapters. And I hope you understood this lecture and enjoyed it well. Thank you friends, keep learning, all the best for your examinations. Thanks again. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.